Hello and welcome to my channel again. Very good morning friend. Episode number 206. आदित्य बेड पर बैठकर नीचे जमीन की तरफ घूरे ही जा रहा था। उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसे आकर बख्शी सर ने क्यों बुलाया है। पर यही सवाल मनाली और वजीर के मन में भी चल रहा था। वो दोनों आदित्य की तरफ ही देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि या तो वो कुछ कहेगा या करेगा। लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द भले ही कम हो गया था, लेकिन अभी भी उसे महसूस हो रहा था कि वो जुड़ रही है और यही सेम हालत उसके पूरी बॉडी की थी। उसने फिर आंख बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर जैसे ही एक कदम आगे रखा, पीछे से मनाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो जब उसकी तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू थे और उसने सिसकती हुई आवाज में उससे पूछा, कहां जा रहे हो आदित्य? आदित्य ने जवाब देने से पहले उसकी आंखों में देखा। वहां उसे बहुत ज्यादा डर दिख रहा था जो इतने दिनों में उसने नहीं देखा था। उसे समझ आ रहा था कि मनाली को यकीन था कि वहां कुछ गलत होने वाला है और वो भी इस बात को जानता था, लेकिन शायद उसे इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं आ रहा था। वो बस चाहता था कि मनाली उसका हाथ छोड़ दे ताकि वो यहां से चला जाए। यही बात सोचकर उसने कहा, मनाली तुमने उस गार्ड की बात सुनी ना? ऐसे मत प्रिटेंड करो कि तुम्हें पता नहीं। बख्शी सर ने मुझे बुलाया, मुझे जाना पड़ेगा। क्या जाना जरूरी है आदित्य? मनाली ने वैसे ही पूछा। उसके इस सवाल को सुनकर आदित्य को थोड़ा गुस्सा आया कि मनाली क्यों ऐसे बच्चों जैसे रिएक्ट कर रही है। इस सवाल का जवाब उसे खुद भी पता था कि आदित्य को वहां जाना ही पड़ेगा। उसे थोड़ी चिढ़ मचने लगी और उसने उसी टोन में कहा, इस सवाल का कोई सेंस नहीं बनता मनाली। अगर बुलाया है तो जरूरी ही होगा ना, नहीं तो बुलाते ही क्यों? उनकी मति तो नहीं मारी गई है। अब तुम मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाना है, फिर अगली फाइट के लिए तैयार भी रहना है। जब मनाली ने आदित्य को उस टोन में बात करते हुए सुना तो उसे बुरा तो लगा, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें नीचे जमीन में की और उसका हाथ छोड़ दिया। आदित्य ने तब उसकी तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि मनाली को बहुत बुरा लगा है। पर फिर उसने सोचा कि उसे वो बाद में भी मना सकता है और अभी उसका जाना इंपॉर्टेंट है। यही बात सोचकर वो आगे बढ़ा। जब वो वजीर के पास पहुंचा तो उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मनाली के साथ ही रहना, हो सके तो उसे पानी पिला देना और फिर फाइटिंग अरेना में चले जाना। मैं थोड़ी देर में आता हूं, क्या मैं साथ में चलूं? वजीर ने बहुत ही धीरे से पूछा। तब आदित्य ने सोचा कि भले ही वो थोड़ी देर पहले उससे लड़ रहा था, लेकिन जब बात बख्शी सर की आई तो वो थोड़ा सा कंसर्न हो गया। फिर आदित्य ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वो संभाल लूंगा, तुम बस इसका ध्यान रखना। आदित्य की इतनी बात सुनकर वजीर ने गर्दन हिलाई और फिर आदित्य वहां से बाहर निकल गया। जब आदित्य बाहर निकला तो उसने देखा कि वो गार्ड उसके टेंट के जस्ट बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा दूसरी ओर था। तब आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वो गार्ड उसकी तरफ मुड़ा तो आदित्य ने उसे इशारा किया और फिर वो दोनों आगे चलने लगे। आदित्य एक बार फिर से बख्शीवाला की मेन बिल्डिंग में एंटर हो चुका था। हर एक कदम चलते हुए उसे अपने शरीर में थोड़ा कम दर्द महसूस हो रहा था और उसके साथ ही हड्डियों के जुड़ने का एहसास भी हो रहा था। उसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अंदर से इस बात की घबराहट भी हो रही थी कि आखिर उसे बख्शीवाला में क्यों बुलाया गया है। और इस बार मीटिंग रूम में उसके साथ ऐसी कौन सी डील रखने के लिए उसे फोर्स किया जाएगा कि उसे फिर से गलत फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि जब तक वो वहां अंदर नहीं पहुंच जाएगा और उनसे बात नहीं करेगा, तब तक किसी भी सवाल का उसे जवाब नहीं मिलेगा। वो दोनों घर की तरफ चलते रहे और आदित्य ने नोटिस किया कि वहां बहुत ज्यादा शांति है, क्योंकि सारे गेस्ट और लोग अभी भी फाइटिंग अरेना में बैठकर अगली फाइट का इंतजार कर रहे थे और उसे वहां से हल्का शोर अभी भी अपने कानों में आ रहा था। कुछ देर बाद ही दोनों मीटिंग रूम के बाहर पहुंच गए, जहां पर उस गार्ड ने आदित्य को छोड़ दिया और उसके बाद वो पलटकर वापस चला गया। आदित्य जब वहां खड़ा था तो उसने एक बार फिर से गहरी सांस ली और फिर डोर को नॉक किया। उसके नॉक करते ही उसे अंदर आने का इन्विटेशन मिला और उसके बाद वो गेट को खोलकर अंदर चला गया। जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर उतने ही लोग थे जितने का नाम वजीर ने उसे लिया था, जैसे बख्शी सर, सुशील, गौतम, अनुराग, निखिल और करण। लेकिन फिर जब उसने नजरें घुमाई तो उसने देखा कि वहां पर एक आदमी और बैठा हुआ था। वो बख्शी सर से भी सीनियर लग रहा था, लेकिन आदित्य उसे पहली बार देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो आदमी कौन है और वो नजरों से बस उसी तरफ देख रहा था। तब बख्शी सर ने उससे कहा, बैठ जाओ आदित्य, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैं यहां बैठने नहीं आया हूं बख्शी सर, थोड़ी देर में ही मेरी दूसरी फाइट शुरू होने वाली है और मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना है।
तो आपको जो भी कहना है वो आप जल्दी से कहिए ताकि मैं यहां से जा सकूं। आदित्य ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जिसको सुनकर बख्शी सर के साथ साथ सबको गुस्सा आ गया। तब उस नए आदमी ने कहा, आराम से आदित्य, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे पता है कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं और वो किस हद तक गिर सकते हैं। आप मुझे इसके बारे में मत बताइए। आपको बताना है तो बस ये बताइए कि मुझे यहां क्यों बुलाया गया है, और जल्दी से इस बात को फिनिश कीजिए। मैं पहले इस रूम में बैठकर और बातें करके अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूं, इसलिए जल्दी से एक्शन लीजिए और खत्म कीजिए जो भी है। आदित्य ने फिर उसी टोन में कहा, और तब सुशील ने उस आदमी की तरफ पलटते हुए कहा, सुन लिया आहूजा अंकल, मैंने आपसे यही कहा था ना, इसको अकड़ बहुत है और उसको लगता है कि हम इससे बात करने के लायक नहीं है। ये लातों का भूत है और बातों से नहीं मानने वाला। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसे फाइटिंग एरेना में उतारते हैं और अगली फाइट में मार खाता हुआ देखते हैं। और उससे क्या होता सुशील, तुमने अभी तक इसे लड़ते हुए नहीं देखा है क्या? 14 फाइट जीत चुका है ये, और तुम्हें लगता है कि और फाइट लड़ेगा तो जीत नहीं पाएगा। ये तुम्हारी गलत सोच है, इसलिए इसे मैंने यहां बात करने के लिए बुलाया है, आहूजा ने कहा। और जब उसकी बात का किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, तब वो आदित्य की तरफ पलटा। आदित्य अभी भी गुस्से और हैरानी में उसे देख रहा था, और तब उसने कहा, देखो आदित्य, मैं मानता हूं कि तुम अगली फाइट के लिए बेचैन हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम इस टूर्नामेंट को यहीं डिसॉल्व कर रहे हैं और हम आगे फाइट नहीं करवा सकते क्योंकि तुमने चीटिंग की है। इस टूर्नामेंट में चीटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए तुम डिस्क्वालिफाइड होते हो। कैसी चीटिंग? क्या बात कर रहे हो तुम? आखिर हो कौन तुम? आदित्य ने चिल्लाकर पूछा। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन सी बात हो रही है, और तब बख्शी सर ने लीड लेते हुए कहा, आदित्य, थोड़ा तमीज से बात करो। ये मेरे सीनियर हैं आहूजा सर, ये इस तरीके के बहुत सारे फाइटिंग टूर्नामेंट करवा चुके हैं और इन्हें हर एक रूल और रेगुलेशन के बारे में पता है। अगर ये कह रहे हैं कि तुमने चीटिंग की है तो तुमने चीटिंग की है, इसके आगे हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, और हम बस तुम्हें यही बताना चाहते थे कि ये टूर्नामेंट यहीं पर खत्म होता है। और क्या आप मुझे बताएंगे कि मैंने किस तरीके की चीटिंग की है? तुम बार बार अपने टेंट में जाते हो और वहां से ठीक होकर आ जाते हो। तुम अचानक से फाइट के बीच में अपने हाथ से लाइट निकालते हो और स्लेज हैमर तोड़ देते हो। बात यही हुई थी कि अगर तुम वीक पड़ जाओगे तो तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा, लेकिन तुम अपने टेंट में जाकर कुछ करते हो और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। ये सब चीटिंग है आदित्य, इसलिए अब आगे फाइट्स करवाने का कोई मतलब नहीं है, बख्शी सर ने कहा। उनकी इस बात को सुनकर आदित्य को समझ आ गया कि वो अपना सीक्रेट उनको नहीं बता सकता था, लेकिन अगर वो वहीं पर फाइटिंग टूर्नामेंट खत्म करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, ताकि उसे आराम मिल पाएगा। और उसने यही बात सोचकर कहा, ठीक है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेरा दोस्त वापस दे दीजिए, फिर मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा, जैसे हमारी डील हुई थी। हमारी डील तो यह हुई थी आदित्य कि तुम्हें 20 फाइट्स खत्म करनी है और तब तुम जाकर तुम्हारे दोस्त को यहां से ले जा सकते हो, लेकिन अगर टूर्नामेंट बीच में ही खत्म होता है तो हम तुम्हें तुम्हारा दोस्त वापस नहीं दे सकते, उसे अब हमें मौत के घाट उतारना पड़ेगा, सुशील ने कहा। और उसकी इतनी बात को सुनकर ही आदित्य को बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में उसके पास गया और उसकी कॉलर से पकड़कर उसे जोर से उठाया और चिल्लाते हुए कहा, औकात में रहकर बात कर सुशील, मैं पहले ही मेरे एक दोस्त को तुम्हारी वजह से खो चुका हूं और दूसरे दोस्त को नहीं खो सकता। जितनी बात है उतनी करो, और मुझे अमित को दे दो तो मैं आज ही यहां से चुपचाप चला जाऊंगा, वरना इस रूम में मौजूद एक भी आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस बात को सब अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे मौका मत दो, वरना तुम सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने गुस्से पर काबू रखो आदित्य, जितनी बात हो रही है उतनी सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। अगर तुम्हें ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करना आ रहा है तो तुम भी इस बात को ध्यान में रखो कि हम भी क्या कर सकते हैं, बख्शी सर ने भी आदित्य की तरह ही चिल्लाते हुए कहा। तब आदित्य ने एक नजर पहले उनकी तरफ देखा और उसे समझ में आ गया कि वो किस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। फिर उसने सुशील की कॉलर छोड़ दी, और जब उसकी आंखों में देखा तो उसे दिख गया कि वो उसी तरह डेविलिश थॉट्स लेकर खड़ा हुआ है। तब आदित्य पलटकर वहां से जाकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने तेज आवाज में फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैं यहां पर कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आया हूं, बस आप लोगों से एक चीज मांग रहा हूं कि अगर आप फाइटिंग टूर्नामेंट को खत्म करना चाहते हैं तो यही कर दें, लेकिन मुझे मेरा दोस्त वापस दे दें। अगर मुझे मेरा दोस्त सही सलामत वापस नहीं मिला तो मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। आप चाहे फिर अपनी जी जान की कोशिश भी कर लो और कितना भी जोर लगा लो, पर आप मुझे यहां से हिला नहीं पाएंगे। इस बात को मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, पर आपको जो करना है कर लो, पर मुझे अमित दे दो। हम सब कुछ करने को तैयार हैं आदित्य, लेकिन तुम बस एक बार हमारी डील तो सुन लो, आहूजा सर ने कहा।
जैसे ही आदित्य ने डील शब्द सुना, उसे समझ आ गया कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो बस उस चीज का इंतजार करने लगा। Thanks for hearing the last meeting.